हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई थिंक कि आपने रिवाइज़ किया है। पिछली क्लास में जो लास्ट वीडियो आपने देखी उसमें मैंने आपको नाउन का नंबर का टॉपिक कंप्लीट कराया था। फाइन। तो मेरे ख्याल से आपने नाउन नंबर अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की तो डेफिनेटली आपने कंफर्टेबल फील किया होगा। तो जैसे नाउन में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। एक बार हमने कंपाउंड नाउन का टॉपिक देखा, फिर उसके बाद से हमने नंबर का टॉपिक देखा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नाउन केस। यस, हम नाउन पर केस करने वाले हैं। फाइन। प्रोनाउन पर भी केस होता है, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन का केस। देखना ये है कि नाउन का केस जो है वो उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। हम पहले एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से हम आएंगे कि किस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन। तो गाइज विल स्टार्ट विद नाउन केस। हेडिंग लगाते हैं नाउन केस। और सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो टॉपिक मैं कर रहा हूँ तो उस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है ना। दो चीज़ें होती है। एक तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस टॉपिक का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि बस चलो ठीक है नाउन का एक टॉपिक है हमने कर लिया, फाइन, कहानी खत्म, ऐसा नहीं। आपको पहले उसका रैशनल जानना होगा। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस टॉपिक। फाइन। सेकेंडरी बात होती है फिर से कि हाँ हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई इसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे, साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी देख रहे हो, ओवरऑल आपकी लैंग्वेज निखर के सामने आती है। फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन केस का मतलब क्या होता है। बच्चों एक चीज़ समझना, मैं आपको बहुत ही कहूँ अगर तो लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि किसी इंसान को हम देख करके उसके यूनिफॉर्म, उसके कपड़े, उसका जेस्चर पोस्चर देख करके हम कई बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा ये इनका यूनिफॉर्म ऐसा है, अच्छा चलो ठीक है ये पुलिस होंगे, है ना, पुलिस वाले हैं। जैसे मान लो कि ब्लैक कोट है, वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, वाइट यहाँ पे वो जो कहते हैं वो है, उसे हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं सर वो तो एक एडवोकेट है। फाइन। अगर मैं कहूँ कि अगर खाकी वर्दी है तो हमने देख करके पहचान लिया कि चलो ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसको हम ऐसे नाम देंगे, है ना। बड़ी बड़ी टोपी लगा ली, ठीक है, कान इतने बड़े बड़े कर लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन लिए, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, इतनी बड़ी नोज नाक लगा ली, कौन होता है? हमने कहा कि सर वो तो जोकर है। तो आप देख करके जैसे अंदाजा लगाते हो कि हाँ जी इनका यूनिफॉर्म ये है, इसका ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है ये नाउन है। सेम नाउन केस का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जब आप एक नाउन का यूज करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो आपको चेक करना होगा कि उस नाउन का यूज हमने किस तरीके से किया। जैसे जैसे आप नाउन का यूज करते जाओगे सेंटेंस में, वैसे वैसे नाउन को डिवाइड किया जाता है। किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? 5 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। कह रहे कि उनका नेचर देख करके हम उनका नाम डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म देखा तो हमने कहा कि ये पुलिस वाले हैं, ये एडवोकेट है, ये जोकर है। वैसे ही नाउन को देखा, हमने कहा कि अच्छा ये नाउन कौन से केस में है, तो हमने देखा कि नाउन का यूज कैसे हुआ। जिस तरीके से यूज हुआ है उस तरीके से हमने उसका केस डिवाइड कर दिया। तो सर इस तरह से टोटल कितने टाइप्स के केसेस हो सकते हैं नाउन को पहचानने के लिए? तो बच्चों टोटल 5 टाइप्स के केस होते हैं। फाइन। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। 5 तरह के केसेस होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स के केस होते हैं? देखो जी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, और यू कैन से nominative case. Second one is called accusative or objective case. Third one is dative or objective case. Fourth one is called vocative case, and fifth one is called genitive or you can say possessive case. इट मीन्स वॉट कि अगर आप कोई भी नाउन सेंटेंस में यूज करते हैं
तो उसका नेचर देख करके आपको पता करना होगा कि हाँ ये कौन से केस में है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही फ्रैंक अगर मैं कहूँ तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, फाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसमें कोई पर्टिकुलर नाउन है, उस नाउन को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताओ ये कौन से केस में है। एसएससी, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फाइन। लेकिन एनडीए का जो पेपर होता है और डी ट्रिपल एस बी, आपने टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट आपने जैसे टीचिंग में पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, और नॉन टीचिंग में आप कह सकते हो जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 2 हो गया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, फाइन। तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया गया कि बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन से केस में है। तो इसलिए एनडीए और डी ट्रिपल एस बी सीडीएस के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इट नेवर मीन्स कि आप एसएससी वाले जो बच्चे हैं कि सर हमारे पेपर में तो पूछा नहीं जाता है, हम क्यों समझे। नहीं, देखो बेस तो यही है, ये समझोगे तभी आगे आपको बहुत सारी कहानी भी समझ आएगी। देखो चलो मैं एक एक करके आपको कुछ बातें बताता हूँ कि सब्जेक्टिव, एक्विजिटिव, डेटिव, वोकेटिव ये सब क्या है, कैसे है। आप एग्जाम्पल समझो। ये कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज नॉट द अनदर वे ऑफ टीचिंग, इट इज द ओनली वे ऑफ टीचिंग। एक मात्र तरीका होता है पढ़ाने का। जैसे मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख रहा हूं। राजू इज प्लेइंग चेस। बच्चों देखो इसमें दो नाउन्स हैं, है ना, दो नाउन्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बात ये कि हमने किसके बारे में बात की है, हमने राजू के बारे में बात की है। क्या बन गया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। भाई जिसके बारे में बात करते हैं हम, whom we talk about is simply called a subject। अच्छा राजू के बारे में क्या बात हो रही है, is playing chess। अच्छा वो खेल क्या रहा है, चेस, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखते जाएंगे। राजू gave a coin to सुमित। राजू ने सुमित को एक सिक्का दिया। वंस अगेन अगर इस सेंटेंस की बात की जाए कि हमने किसके बारे में बात की है, हमने बात की है किसके बारे में, राजू के बारे में। वंस अगेन दिस इज अ सब्जेक्ट। राजू ने क्या दिया, सर अ कॉइन, वेरी गुड, ये बन गया हमारा फिर से एक ऑब्जेक्ट। सर राजू ने किसे एक सिक्का दिया, सुमित को सिक्का दिया, ये क्या बन गया फिर से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, नो प्रॉब्लम। फिर से हमने कहा राजू कम हियर एंड सिट। राजू यहां आओ और बैठ जाओ। हमने क्या किया, राजू को ऑर्डर किया, एड्रेस किया, ठीक है। अब इन्हीं सारे सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखते जाओ। देखो जी ये जो राजू है ये बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो ये नाउन है, भाई नेम है। चेस एक गेम का नाम है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि द नेम ऑफ अ गेम, है ना। तो ये भी क्या है, एक नाउन है। यहां पर अ कॉइन है, सिक्का, ये भी नाम होता है ना। तो ये भी ऑब्जेक्ट क्या बन गया, एक नाउन बन गया। सुमित ये भी क्या बन गया, सर एक नाउन बन गया। राजू फिर से यहां पर क्या है, एक नाउन है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर एक नाउन हो या फिर नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो उस नाउन को ही कहा जाता है क्या, कि ये सब्जेक्टिव केस में है या फिर नॉमिनेटिव केस में है। अगर आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि राजू का केस यहां पर बताएं कि राजू एक नाउन है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ नाउन की, ध्यान रखना, मैं यहां पर नाउन के केस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसका केस कौन सा हो जाएगा, सर सब्जेक्टिव केस। देखो ये बहुत आसान है, आप देखो आपको ये नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट बनेगा, फाइन। अब देखेंगे ये कि सर यहां पर ये जो चेस है, सर ये भी नाउन है, लेकिन यहां पर ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि चेस जो यहां पर एक नाउन है उस नाउन का केस कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे कि सर ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अभी आपने देखा कि सर ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
एक्यूजेटिव एंड डेटिव। खैर मैं आपसे कहूंगा कि अभी आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है। जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या फिर वर्ब का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आप ये फाइंड नहीं करेंगे कि डेटिव केस या एक्यूजेटिव, बस आपको ये पता करना है कि ऑब्जेक्टिव केस है या नहीं है। तो यहां देखो, कह रहे कि राजू, फिर से यहां पर क्या बना? सेंटेंस का सब्जेक्ट बना और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सर नाउन है। तो अगर नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो वो कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। फिर से यहां पर देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है? नाउन, और ये भी जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन, यानी दोनों ही कौन से केस में है? यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में। दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि अगर नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन का केस सब्जेक्टिव होगा, अगर नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। फाइन। सर ये क्या लिखा हुआ है? राजू, राजू यहां आओ। देखो जी, अगर आप किसी भी एक नाम को या नाउन को एड्रेस करते हैं, एड्रेस करने का मतलब 5 चीजें होती है। सिंपली अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो हम 5 चीजें समझ सकते हैं। या तो किसी को आप ऑर्डर करो, कमांड करो, एडवाइस करो, सजेस्ट करो या फिर रिक्वेस्ट करो। किसी नाउन को आपने ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन या फिर रिक्वेस्ट करते हो तो उस नाउन का केस माना जाता है कौन सा? वोकेटिव केस। जैसे आप यहां पर सेंटेंस को देखो, राजू कम हियर एंड सिट, राजू यहां आओ और बैठ जाओ। इस सेंटेंस में हमने किसको ऑर्डर किया? हमने राजू को ऑर्डर किया। जिसको ऑर्डर किया उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो जब आप नाउन को ऑर्डर करते हो, एडवाइस करो, तो उसका केस कौन सा हो जाएगा बच्चों? वोकेटिव केस। इसका केस कौन सा हो जाएगा? वोकेटिव। टू बी वेरी फ्रैंक, आपसे कभी भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस के बेसिस पे एक भी कॉमन एरर इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा भी नहीं जा सकता है। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा नाउन कौन से केस में। बाकी इस बेसिस पे आप देखो तो क्वेश्चन राइज करना बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता है। क्यों? देखना, ध्यान से देखना। राजू यहां पर सब्जेक्टिव केस में है तो राजू की स्पेलिंग क्या है? RAJU। राजू यहां पर सब्जेक्टिव केस में है, राजू की स्पेलिंग क्या है? RAJU। राजू यहां पर वोकेटिव केस में, स्पेलिंग क्या है? RAJU। आप अगर एक नाउन का सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस और डेटिव केस, कोई से भी केस में एक नाउन का यूज करो, उसकी स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पड़ता है? प्रोनाउन में। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, डेटिव वोकेटिव केस अलग है। हाँ, इसमें फर्क कहां पे पड़ता है? पॉजेसिव केस में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। ये तो मैंने आपको बस एक बैकग्राउंड दिया कि केस का मतलब क्या होता है ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके। ये जो पॉजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस होता है, यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और आप ये किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंफ्यूजन बहुत सारी है, एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर ये पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस होता क्या है गाइस। फाइन। पॉजेसिव केस, देखो जी, जब भी आप नाउन का पॉजेसिव केस यूज करेंगे तो नाउन का पॉजेसिव केस बेसिकली क्यों यूज होता है? देखो, किसी भी एक नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। किसी नाउन का, किसी नाम का अगर आपको अधिकार दिखाना है तो वहां पर हम यूज करते हैं पॉजेसिव केस। फाइन, मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूं यहां पर। It is used to show the possession of a noun। ये याद रहे, किसका possession? Only noun। सर what is the meaning of possession? possession की मीनिंग क्या होती है बच्चों? अधिकार। किसी नाउन का अधिकार अगर आपको दिखाना है तो आप जो भी यूज करेंगे केस, वो कौन सा केस होना चाहिए?
पॉजेसिव केस। तो सर नाउन का अधिकार दिखाने का मतलब क्या है? बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी नाउन का अधिकार दिखाओगे तो हिंदी में उसकी मीनिंग क्या आनी चाहिए? का, के, की। किसी भी नाउन का अगर आप पोजीशन दिखाते हो, अधिकार दिखाते हो, तो उस नाउन के साथ का, के, की का सेंस जरूर आना चाहिए। फाइन। तो सर अधिकार हम कैसे दिखाएंगे? देयर आर वेरियस वेज ऑफ शोइंग पोजीशन। अधिकार दिखाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस। यस, जरूर आपने सुना होगा, जरूर आपने पढ़ा होगा बचपन से, और अब आपको यहां पर यह बात समझ आ गई होगी कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज हमारे एग्जाम में कितने सारे टाइप्स से होते हैं। आप रिटन इंग्लिश यूज करते हो, आप कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हो, उसमें कितना जबरदस्त का यूज होता है एपोस्ट्रोफ एस का। फाइन। दूसरा तरीका होता है बच्चों यूज ऑफ एस एपोस्ट्रोफ। दोनों में डिफरेंस है। यहां पर पहले हमने एपोस्ट्रोफ यूज किया, बाद में एस। यहां पर क्या है? पहले एस देन एपोस्ट्रोफ। तीसरा तरीका होता है यूज ऑफ पैटर्न। सर ये ऑफ पैटर्न का मतलब क्या है? अभी धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर करूंगा। ऑफ का भी यूज करके हम किसी नाउन का पोजीशन दिखा सकते हैं। एक चीज तो अभी आपको बात समझ आ गई होगी कि सर हम ये तीन तरीके से, एक और तरीका होता है यूज ऑफ कंपाउंड नाउन, बताऊंगा मैं टाइम से, ठीक है। कहते हैं ये इन तीनों का यूज करके हम किसी नाउन का पोजीशन दिखा सकते हैं। सर जब किसी नाउन का पोजीशन मैं दिखाऊंगा तो इन तीनों से मीनिंग क्या आनी चाहिए? का, के, की। फाइन। कभी भी आप यूज करो। सपोज अगर आपने यूज कर लिया ऐसे, राम्स फादर, ठीक है, राम्स फादर हमने किया, तो ये जो नाउन है इस नाउन के साथ क्या आ गया? एपोस्ट्रोफ एस। तो राम के साथ क्या मीनिंग आ जाएगी? का, के, की, राम के पिता, है ना। तो अब ये जो नाउन बना, जब आप किसी नाउन में, बच्चों ध्यान सुनना, जब आप किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफिस का यूज करते हैं या एस एपोस्ट्रोफ का, तो वो जो नाउन होता है उसी नाउन का नाम हो जाता है कि वो नाउन कौन से केस में चला गया? पॉजेसिव केस में। आई होप आपको अब बातें क्लियर हो गई होंगी कि पांचों टाइप्स के जो केस होते हैं, सब्जेक्ट बन गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्टिव केस, अगर हमने एड्रेस कर दिया, ऑर्डर कमांड कर दिया, सर वो बन गया वोकेटिव केस, किसी नाउन का पोजीशन दिखा दिया, एपोस्ट्रोफ एस एपोस्ट्रोफ का यूज कर दिया, सर पॉजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। फाइन। तो अभी हम इनका अलग अलग यूज पढ़ने से पहले सबसे अच्छा होगा कि क्यों ना हम इसके बीच में डिफरेंस जान लें कि सर कहां पे एपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है और सर कहां पे एस एपोस्ट्रोफ का यूज होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। तो एक बार फटाफट हम इसका यूज देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस एंड एस एपोस्ट्रोफ। फाइन, विल स्टार्ट विद दिस वन। फर्स्टली, डिफरेंस बिटवीन apostrophe s and s apostrophe, इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस होता है ये हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, उसी तरीके से चीज़ों को देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन कौन देख रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनकी भी इंग्लिश बेहतर हो रही है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ये रामबाण है। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हाँ स्पून फीडिंग का काम करूंगा। आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूं, मैं आपको वो ज्ञान देने वाला हूं कि आप पढ़ो और पढ़ के जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, क्वेश्चन पेपर आपको दिखे तो आपके चेहरे पर स्माइल हो कि यस ये तो पढ़ा हुआ है। मैं आपको वो चीज़ पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल आपकी भाषा में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो आप इसको काइंडली ध्यान से देखेंगे ताकि यहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वर्ड का यूज करूंगा, मैं कोई भी इधर उधर टेक्निकल या फिर कोई टर्म्स का यूज नहीं करूंगा ताकि आपको कोई परेशानी हो। जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत खराब है उसको भी उतना ही समझ आएगा, जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है उसको भी उतना ही समझ आएगा। मेरी क्लास में दोनों इक्विवेलेंट है। फाइन, अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से देखना।
देखो जी, इनका पहले मैं आपको डिफरेंस अगर बताऊं तो अगर कहीं पे भी चाहे मैं एपोस्ट्रॉफ एस यूज करूं चाहे एस एपोस्ट्रॉफ का यूज करूं, फाइन, दोनों जगह से मीनिंग क्या आने वाली है, का के की। इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि सर इनका इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं एक कोई नाउन लिख रहा हूं, जैसे मान लो मुझे लिखना है सुमित का नाम लेना है, हमने कहा सुमित, फाइन, तो सर इसकी मीनिंग सुमित है। मुझे कहना है सुमित का, तो मैंने देखा कि अगर मुझे काके की का सेंस यूज देना है तो या तो मैं ये यूज करूं या तो ये, तो कहता है कि नहीं, दोनों में से कौन सा यूज होगा। इसके लिए जिस नाउन में आपको ये ऐड करना है उस नाउन का लास्ट का लेटर चेक करना होगा कि ये लास्ट का लेटर कहीं एस तो नहीं है। तो हमने देखा नहीं सर एस तो नहीं है, लास्ट का लेटर क्या है, टी है। आई मीन कि एस अगर नहीं है और मुझे काके का सेंस देना है तो मैं सिंपली क्या दूंगा, एपोस्ट्रॉफ एस। आप ध्यान से एग्जांपल्स देखते जाओ। देखो मुझे कहना है एक लड़के का, तो एक लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉय। मैंने कहा एक लड़का। अब मुझे कहना है एक लड़के का, एक लड़के का, तो मैं एक लड़के की पहले इंग्लिश लिखूंगा बॉय, और मुझे काके की का सेंस देना है तो मैं चेक करूंगा कि लास्ट का लेटर क्या है, एस तो नहीं है। सर एस नहीं है, अगर एस नहीं है और मुझे काके की का सेंस देना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एपोस्ट्रॉफ एस। सर मुझे कहना है बहुत सारे लड़कों का, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लड़कों की इंग्लिश क्या होगी, बॉयज, बहुत सारे लड़के, है ना, बहुत सारे लड़के। लेकिन काके का तो सेंस नहीं आया, तो सर मुझे काके का सेंस देना है, क्या करना होगा, ठीक है, आप लास्ट का लेटर चेक करो। सर लास्ट में तो एस आ गया, तो अगर किसी नाउन के लास्ट में एस है और अगर उसको काके का सेंस देना हो, सिंपली हम एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे और इसी को कहा जाता है एस एपोस्ट्रॉफ। आई होप दिस इज इजी। और भी एग्जांपल देखते हैं। मुझे कहना है एक दोस्त का, तो एक दोस्त की इंग्लिश क्या होगी, फ्रेंड। भाई एक दोस्त, काके का सेंस देना है, सर लास्ट में एस नहीं आया, क्या करेंगे हम, एपोस्ट्रॉफ एस। सर मुझे कहना है दोस्तों का, तो दोस्तों की पहले इंग्लिश लिखो, तो दोस्तों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फ्रेंड्स। सर इसके लास्ट में तो एस आ गया और मुझे काके का सेंस देना है, कोई बात नहीं है, काके का सेंस देना है, लास्ट में एस आ गया, क्या करेंगे हम, ओनली एपोस्ट्रॉफ, फाइन। मुझे कहना है एक लड़की का, तो एक लड़की की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गर्ल, काके का सेंस देना है, सर लास्ट में एस नहीं आया, एपोस्ट्रॉफ एस यूज करो। मुझे कहना है बहुत सारी लड़कियों का, हमने कहा बहुत सारी लड़कियों का, तो काके का सेंस तो पहले बाद में दिया जाएगा, पहले मुझे लिखना होगा बहुत सारी लड़कियों की इंग्लिश, तो बहुत सारी लड़कियों की इंग्लिश क्या होती है, गर्ल्स, एस आ गया सर लास्ट में। काके का सेंस अगर देना हो और लास्ट में एस आ जाए तो क्या किया जाता है, ओनली एपोस्ट्रॉफ। क्या करना होगा, ओनली एपोस्ट्रॉफ। मुझे कहना है एक आदमी का, ध्यान से देखना मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, एक आदमी का, एक आदमी की इंग्लिश क्या हो गई, मैन। सर मुझे काके का सेंस देना है, बिल्कुल दो। सर लास्ट में एस नहीं आया, क्या करेंगे हम, एपोस्ट्रॉफ एस, फाइन। सर मुझे कहना है आदमियों का, आदमियों की इंग्लिश क्या होती है, MEN। सर काके का सेंस देना है, सर लास्ट में एस नहीं आया, एस नहीं आता है, क्या करना होता है, एपोस्ट्रॉफ एस, एपोस्ट्रॉफ एस। सर एक औरत का, एक औरत की इंग्लिश क्या होगी, वुमेन। सर काके का सेंस देना है, सर लास्ट में एस नहीं आया, एपोस्ट्रॉफ एस यूज कर लो। मुझे कहना है सर बहुत सारी औरतों का, बहुत सारी औरतों की इंग्लिश क्या होगी, विमेन। काके का सेंस देना है सर लास्ट में एस तो नहीं आया, अगर काके का सेंस देना है और लास्ट में एस नहीं आया, क्या यूज करते हैं हम, एपोस्ट्रॉफ एस। वी मस्ट गो फॉर एपोस्ट्रॉफ एस। अगर मुझे कहना है एक बच्चे का, एक बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चाइल्ड। काके का सेंस देना है, सर लास्ट में एस नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एपोस्ट्रॉफ एस। मुझे कहना है सर बच्चों का, है ना, तो बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चिल्ड्रेन। काके का सेंस नहीं आया, सर काके का सेंस देना है, हमने लास्ट का लेटर चेक किया, सर एस नहीं है, क्या करेंगे हम, एपोस्ट्रॉफ एस। तो ये सारे सही हो गए। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी नाउन में मुझे काके का सेंस देना हो
और अगर उसके एंड में एस नहीं है तो हम जाएंगे एपोस्ट्रोफ एस के लिए, और अगर उस नाउन के एंड में एस आ गया और काकई का सेंस देना हो तो हम किसके लिए जाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफ। अब कंफ्यूजन क्या है यहां पे, बच्चे क्या गलत समझ लेते हैं मैं आपको वो भी बता दूं, क्लियर कर देता हूं। बच्चे ये गलत सोचते हैं, देखो बच्चे ये सोचते हैं कि सर सिंगुलर में एपोस्ट्रोफ एस और प्लुरल में एस एपोस्ट्रोफ। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। आप देखो ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ एस, इसका प्लुरल है तब भी एपोस्ट्रोफ एस। ये सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ एस, ये प्लुरल है तो एस एपोस्ट्रोफ। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है, इसको लेना देना एक ही चीज से है कि लास्ट का लेटर एस है या नहीं है। अच्छा, अब दूसरी कंफ्यूजन क्या है बच्चों में कि सर कौन सा सही है, सारे सही है बट दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। आप देखो यहां पर क्या मीनिंग आ रही है, एक दोस्त का, यहां पर क्या मीनिंग आ रही है, दोस्तों का। यहां पर मीनिंग आ रही है एक लड़की का, यहां पर क्या मीनिंग आ रही है, लड़कियों का। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होगा सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग कि हमें किसके लिए जाना होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स देने वाला हूं जो हमारे पेपर में काफी बार पूछा गया है। आप कोशिश करना, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, रिज्यूम करके चेक करो कि आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं या फिर इनकरेक्ट। फाइन, क्वेश्चन क्या पूछा गया मैं यही लिखता हूं, गर्ल्स हाई स्कूल, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? गर्ल्स हाई स्कूल, तो हमने क्या देखा कि सर गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल में एपोस्ट्रोफ एस है ना, गर्ल में एपोस्ट्रोफ एस है, तो कितनी लड़की का हाई स्कूल दिखा रहा है? सर ये तो गलत है। एक लड़की का हाई स्कूल? सर्टेनली नॉट। एक लड़की का हाई स्कूल होगा? नहीं। कितनी लड़कियों का हाई स्कूल होता है? एक से ज्यादा। लड़कियों का, तो पहले लड़कियों की इंग्लिश लिख लो। लड़कियों की इंग्लिश क्या होती है? गर्ल्स। सर मुझे काकी का सेंस देना है तो एंड में क्या गया, एस, क्या देंगे हम, गर्ल्स ओनली एपोस्ट्रोफ, और फिर लिखना होगा हाई स्कूल। ये हुआ हमारा करेक्शन। हमें सेंस देखना होगा। और एग्जांपल्स हम देखते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, देखना कितने टीचर का ट्रेनिंग सेंटर है। कह रहे हैं कि सर यहां तो एपोस्ट्रोफ एस यूज्ड है, टीचर का, एक टीचर का नहीं, नो, बहुत सारे टीचर का ट्रेनिंग सेंटर। तो बहुत सारे टीचर की इंग्लिश क्या होगी? टीचर्स। सर काकी का सेंस देना है, क्या करना चाहिए? ओनली एपोस्ट्रोफ। क्यों? क्योंकि एंड में आ गया एस। अब हो गया टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, दिस इज द करेक्ट वन। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड दैट कि कहां पे हमें एपोस्ट्रोफ एस यूज करना है और कहां पे एस एपोस्ट्रोफ। ये मैंने आपको फिलहाल क्या बताया, डिफरेंस बताया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अभी भी कहानी रह जाती है कि सर इनका यूज क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस एंड एस एपोस्ट्रोफ। लेकिन अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके अपने डाउट्स जरूर पूछेंगे। फाइन, हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस एंड एस एपोस्ट्रोफ। इनका यूज हम देखते हैं, बहुत इजी है इसका यूज। इसका एक यूज हमने देखा, इट इज यूज्ड टू show the position of a living thing। लिविंग थिंग का पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। इसका यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए बच्चों नहीं होता है। जब भी आप यूज करोगे तो किसी लिविंग पर्सन का, है ना, उसमें अगर मुझे काकी का सेंस देना हो तो हम डेफिनेटली इसका यूज करेंगे। फाइन, जैसे आप देखो, अगर कहा जाए सुनील्स ब्रदर, तो हमने क्या देखा, सुनील एक लिविंग पर्सन है, काकी के सेंस आ गया, सुनील का भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर कहना हो काउज मिल्क
तो आप देखो गाय, काऊ क्या है, एक लिविंग पर्सन है। कुछ लोग काऊ मिल्क भी कहते हैं, दैट इज अ कंपाउंड नाउन, वो अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। काऊ क्या है, एक एनिमल है। एनिमल क्या है, एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के साथ हम कर सकते हैं सर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्रोज विंग्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रो क्या है, बर्ड है। बर्ड भी क्या है, हम कह सकते हैं लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के साथ हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, कोई इशू नहीं है, फाइन। अगर ये कहा जाए बच्चों चेयर्स लेग, ये काफी बार आपके पेपर में पूछा गया है, मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूं यहां पे, ताकि आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां पे बना रहे। चेयर्स लेग, सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ भूल के भी हम यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए। यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ऑफ पैटर्न, देखो बच्चों यहां से भी मीनिंग आती है का, के और की, कोई टेंशन नहीं है। सर यहां से भी मीनिंग है, यहां से भी, यानी कि तीन चीजें मैंने बताई है, तीनों की मीनिंग क्या होती है, काके की पोजीशन दिखाना है, आप तीनों में से कोई भी यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि इट इज यूज्ड विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे पास आजादी है किसका यूज करने के लिए, ऑफ का यूज करने के लिए हम आजाद हैं। आप चाहो तो ऑफ का यूज लिविंग के साथ भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब चेयर्स लेग गलत हो गया तो क्या यूज करना चाहिए बच्चों, बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए होंगे। तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए बेसिकली क्या जाना चाहिए सर, ऑफ का यूज करना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, leg of chair, this is absolutely correct। पेपर में और देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्डिंग्स रूफ, वंस अगेन दिस इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि सर बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर ये गलत हो गया, बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी। सर इसे करेक्ट कैसे करें हम, तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, रूफ ऑफ बिल्डिंग। और गेटिंग माई पॉइंट। कौन कहता है कि इंग्लिश मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम किताबी भाषा हैं, मैं आपको इंग्लिश के टर्म्स वगैरह यूज करूं, मुझे नहीं करना, नहीं, मैं, मुझे फॉर्मेलिटी करने नहीं आती है बच्चों। मैं बस पढ़ाना जानता हूं कि हाँ कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे के माइंड में चीजें सेट हो जाए। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आपके दिमाग में एक बात और भी चल रही होगी, हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात चल रही हो। कौन सी बात चल रही है सर, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि एपोस्ट्रोफ एस या एस एपोस्ट्रोफ का यूज किसके साथ करेंगे हम, लिविंग थिंग के साथ, है ना। जैसे सुनील्स ब्रदर, सर आपने कहा कि ऑफ का भी यूज किया जा सकता है, तो सर मैं इसे ये लिख सकता हूं, ब्रदर ऑफ सुनील, क्योंकि सर आपने ही कहा ऑफ का यूज हो सकता है, तो सर ऑफ का यूज भी लिविंग थिंग के साथ होगा, और एपोस्ट्रोफ एस का भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो सर सुनील्स ब्रदर कहना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ब्रदर ऑफ सुनील कहना, बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर इनमें कुछ अंतर है, हाँ जी अंतर है। देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स, इनकी मीनिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस कहां पे आता है, जैसे पता नहीं अभी आप लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक नहीं पढ़ाया है ना, मैंने आपको नाउन इन अपोजिशन का टॉपिक नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको एडिटिव नहीं पढ़ाया है, वहां पर डिफरेंस आता है। वैसे बेसिक मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सुनील्स फादर, सुनील्स ब्रदर, सुनील के पिता, सुनील के भाई, फादर ऑफ सुनील, सुनील के पिता, ब्रदर ऑफ सुनील, सुनील के पिता, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बट ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, बिटवीन देयर स्ट्रक्चर्स, कहाँ पे कौन सा यूज करना होगा। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपको मिलना ये सही हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कि कब हमें ये यूज करना चाहिए और कब हमें ये यूज करना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी। और बच्चों अगर आपको क्लासेस वगैरह समझ आ रही है तो आप लोग
बता दिया करो यार कि हाँ क्लासेस समझ आ रही है, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करो ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। खैर अभी मैं आपकी एक लॉजिक और भी बताता हूँ, ध्यान से देखते जाएंगे। एक नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, एपोस्ट्रोफिस या फिर एस एपोस्ट्रोफ, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड कॉन्जिक्यूटिवली। सर व्हाट डज इट मीन कि हम इसका यूज कॉन्जिक्यूटिव नहीं कर सकते। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। आप एपोस्ट्रोफ एस या एस एपोस्ट्रोफ का यूज लगातार कभी नहीं कर सकते। लगातार का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक बार यूज किया उसके तुरंत बाद इम्पॉसिबल। आप एक ही बार कर सकते, एक से ज्यादा बार किया सेंटेंस रॉन्ग। से फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आई मेट रोहन्स फ्रेंड्स फादर। देखो बोलने में अच्छा लग रहा होगा, मीनिंग हमें लग रहा है कि हाँ मीनिंग इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है, बट इसकी मीनिंग गलत है। हमें क्या लग रहा है कि इसकी मीनिंग क्या आ रही है? आई मेट, मैं मिला, किससे? रोहन के दोस्त के पिता से। मैं किससे मिला? एपोस्ट्रोफिस आ गया, रोहन के दोस्त के पिता से। तो कहते हैं मीनिंग तो ठीक आ रही है बट स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्यों हुआ रॉन्ग बच्चों? अगर आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा। कहते हैं कि ये कॉमन एरर में भी पूछा गया है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा गया है, तो सर ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैंने क्या कहा कि एपोस्ट्रोफिस हो चाहे एस एपोस्ट्रोफ हो, इसका यूज कभी भी कंसेक्यूटिव लगातार नहीं होगा। गलत हो गया। तो सर हम इसको कैसे सही करें? बच्चों यही मैं बता रहा हूं, इसको सही करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आई met the father of रोहन्स फ्रेंड। अब देखो कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है, इसको छुपा दो। कह रहे कि रोहन के दोस्त, रोहन्स फ्रेंड एक बार यूज हुआ, रोहन के दोस्त के पिता से। बिल्कुल ठीक है, हमने एक बार एपोस्ट्रोफिस का यूज किया, एक बार ऑफ का यूज किया, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बच्चों ये हो सकता है कि मैं आपको पहले एक नोट बता देता हूं, फिर आपको ये दूसरा तरीका समझ आएगा। ठीक है, एक नोट बताता हूं, फिर आपको ये सेकंड वाला तरीका समझ आ जाएगा। नोट लिखता हूं यहां पे, ऑफ पैटर्न can be used consecutively. Yes, this is the point. This is the point. कह रहे कि ऑफ पैटर्न का यूज आप कॉन्जिक्यूटिवली कर सकते हो। दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस कि एपोस्ट्रोफिस का यूज एक से ज्यादा बार नहीं होगा और ऑफ का यूज हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार करो, आप कितनी बार भी कर सकते हो, बट दैट मस्ट गिव अ वेरी वेरी मीनिंगफुल सेंस। If it is meaningless, the sentence will be considered wrong. Fine. अब इसमें मैं 2 बार ऑफ का यूज करूंगा। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों? आपको क्या होगा बताएंगे आप लोग? आई मेट द फादर ऑफ द फ्रेंड ऑफ रोहन। कितनी अच्छी मीनिंग आ रही है। मैं मिला किसके? रोहन के दोस्त के पिता से। रोहन के दोस्त के पिता से। तो आप दोनों में से कोई सा भी करेक्ट कर सकते हो। आप एपोस्ट्रोफिस का ये भी जा सकते हो और ये भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोस्ट्रोफिस एंड ऑफ पैटर्न। अभी आगे बहुत सारी कहानी है, अभी इसका आगे एक और भी यूज मैं आपको बताता हूं। देखो जी, एपोस्ट्रोफिस का ही यूज मैं आपको बता रहा हूं। It is used with a compound noun. इसका यूज एक कंपाउंड नाउन के
लिए भी किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जी, अगर आपसे बात की जाए कि फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सारे वर्ड्स को आपने सुना होगा। इनके बेस पर 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइन, जो कि मेरे ख्याल से आप लोग को कंपाउंड नाउन में मैंने पढ़ाया भी होगा, है ना। आप याद करो कंपाउंड नाउन, इसलिए मैंने कहा कि जो भी आपको पढ़ा दिया गया उसकी वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि फिर पुरानी पढ़ी हुई चीज़ ना आगे धीरे 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 आपकी काम आएगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ससुर की इंग्लिश लिखनी है ना, ससुर की इंग्लिश लिखनी है, ससुर की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? फादर इन लॉ, बिल्कुल ठीक है। मुझे कहना है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हमने कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कर दिया। हमने कहा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ लिख लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब समझना, रट्टा तो मारना ही नहीं है। मेरी क्लास में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको चीजें समझनी है। सोचो, मुझे कहना है एक ससुर का, मैं कहूं कि ये मेरे ससुर की गाड़ी है, मैंने कहा ये मेरे ससुर का घर है ना, मैंने कहा ये मेरे ससुर की बेटी है, मतलब हो सकता है मेरी वाइफ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अगर कहता है मेरे ससुर की बेटी है, वाइफ हो सकती है। कोई कह सकता है कि ससुर का घर है, हो सकता है। किसका? ससुर का। समझना, लॉजिकली मैं याद नहीं करवाने वाला हूं। किसका घर है? ससुर का। तो ससुर की इंग्लिश क्या होती है? फादर इन लॉ। ससुर की इंग्लिश क्या होती है? फादर इन लॉ। और मुझे क्या सेंस देना है? का, के, की, तो हम क्या करेंगे? कर दिया, ये बन गया ससुर का। मुझे कहना है कि मेरे साले की गाड़ी है, तो साले की इंग्लिश क्या होगी? ब्रदर इन लॉ। का, के, की का सेंस देना है, कर दिया। पहले आप साले की इंग्लिश लिखोगे, जैसे अभी आपको क्या समझाया था, एक लड़के का कहना है तो पहले तो एक लड़के की इंग्लिश लिखनी होगी, बॉय। का, के का सेंस देना है, लास्ट में कर दिया। हमने कहना है कि मेरी साली के पति हैं, तो साली की इंग्लिश क्या होती है? सिस्टर इन लॉ। का, के का सेंस देना है, दे दिया हमने, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ आ रही है? कहां मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखो तो। मुझे कहना है मदर इन लॉ का, तो मदर इन लॉ की इंग्लिश ये, का, के का सेंस देना है, कर दिया, मदर इन लॉज। लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप खुद से सोच के बताना कि इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर मैं ये लिखता हूं, देखना जरा सा क्या मीनिंग आ रही है। फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, का, कई का सेंस किसके साथ चला गया? फादर के साथ। क्या मीनिंग है पता? फादर का इन लॉ, इट इज नॉट अ वेरी मीनिंगफुल सेंस। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ब्रदर्स इन लॉ, क्या मीनिंग है? भाई का इन लॉ। अगर ऐसे लिख दिया गया, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर की इन लॉ, लेकिन साली का तो सेंस नहीं आया ना। मुझे कहना है मदर्स इन लॉ, करेगा दिस आर रॉन्ग वंस, सारे गलत हो गए। रीजन समझ आया होगा, रट्टा नहीं मारना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में एक बात और भी चल रही है, ठीक है, शायद आप बता नहीं पाओगे कमेंट्स में, अगर, क्योंकि देखो जब क्लास चल रही होती है तभी आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो यूज़ करना ही होगा आप लोग को, फाइन। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ नहीं करते हो, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, आपके मन में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये बात हो, क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो, क्वेश्चन आपके मन में ये हो सकता है बच्चों कि सर, पिछली क्लास में, कंपाउंड नाउन की क्लास में आपने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? समझना, ये मैं फिर से कहूंगा, ये स्पून फीडिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है। जब आप किसी नाउन में बच्चों एस ऐड कर दो या ईएस ऐड कर दो, तो ये नाउन बन जाता है प्लेरल। ये क्या बन जाता है? प्लेरल नाउन। जैसे हमने बॉय में एस ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? बॉयज, एक से ज्यादा लड़के, है ना, वेरी क्लियर।
सर अगर मैं किसी नाउन में एपोस्ट्रॉफ एस या एस एपोस्ट्रॉफ यूज करूं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है पॉजेसिव नाउन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो क्या सेंस देगा? का, के, की। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर कंपाउंड नाउन का अगर मुझे प्लुरल बनाना हो तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसमें बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ में हमें कैसे पता चल रहा है कि ससुर की बात हो रही है? फादर वर्ड से। ब्रदर इन लॉ में कैसे पता चल रहा है साले की बात हो रही है? ब्रदर से। तो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा हुआ? फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। मैंने कहना है कि मुझे इसका प्लुरल बनाना है, तो प्लुरल बनाने का मतलब क्या है? एस और एस ऐड करेंगे। किसमें? इंपॉर्टेंट वर्ड में। मान लो कि मेरे 2, 4, 5 या किसी के भी 10 अगर ससुर है तो प्लुरल क्या बनाएंगे? तो हमने कह दिया फादर्स इन लॉ। और मुझे का के का सेंस देना है तो मैं कहां पे दूंगा? आखिरी में। यानी कि बहुत सारे फादर इन लॉ का। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अगर आप एस ऐड करते हो देन इट बिकम्स प्लुरल, और अगर आपको का के का सेंस देना है आप जाओ लास्ट में, फादर्स इन लॉज, बहुत सारे फादर इन लॉ का। दिस इज वेरी सिंपल। मैं कहूं कि मेरे 2 सालों का, ईयर्स नहीं, जो वाइफ के ब्रदर होते हैं उनकी बात अगर मैं कहूं कि मेरे 2 ब्रदर इन लॉ का ये घर है, ठीक है, 2 ब्रदर इन लॉ का, तो 2 ब्रदर इन लॉ के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2, और 2 तो प्लुरल होता है ना बच्चों, तो प्लुरल बनाना होगा। तो प्लुरल किसका बनाऊंगा? ब्रदर का। 2 ब्रदर्स इन लॉ, और का के का सेंस देना है आखिरी में। 2 ब्रदर्स इन लॉज हाउस। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यूज करो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया होगा कि कंपाउंड नाउन में हम एपोस्ट्रोफ एस कैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं हम आगे एक और पॉइंट पे। कहते हैं कि एपोस्ट्रोफ एस और एस एपोस्ट्रोफ का यूज इज यूज्ड विद अ पर्सोनिफाइड थिंग। अब ये सर एक नया टर्म आ गया, पर्सोनिफाइड थिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफाइड? देखो जी, पर्सोनिफाइड यानी कि पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, समझना ध्यान से, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी लिविंग थिंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब आप लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करते हो, जब किसी निर्जीव चीज को आप उसे एक जिंदा या फिर सजीव या फिर लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट करते हो, तो हम सिंपली कहते हैं कि हमने उस नॉन लिविंग थिंग को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया। सर ट्रीट करने का मतलब क्या है? देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूं यहां पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। ज्यादा हिंदी में नहीं जाना है, ठीक है। करें कि ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग ट्रीट करने को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपसे क्या कहा बहुत स्टार्टिंग में, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपसे एक बात कही है कि एपोस्ट्रोफ एस या एस एपोस्ट्रोफ का यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं? लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग के साथ अगर आप यूज करते हो तो वो रॉन्ग माना जाता है। उसके जगह पे हमने क्या यूज किया था? ऑफ का यूज किया था, फाइन। लेकिन ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सोनिफाइड थिंग के साथ यूज करना चाहते हो, यू आर जस्ट फ्री, आप कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ध्यान से समझना। पहले तो हम ये सोचेंगे, हमने कहा मैगजीन, तो मैगजीन क्या है? नॉन लिविंग थिंग, पूरी तरह से नॉन लिविंग थिंग है ना। हमने कहा कि मैगजीन्स कह सकते हो कवर पेज कर दो। मैगजीन जो है, मैगजीन का कवर पेज, फाइन। तो सर यहां पर तो मैगजीन नॉन लिविंग थिंग है,
तो सर ये गलत होगा, सही होगा? कहते हैं कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग के साथ तो एपोस्ट्रोफ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? ऑफ का यूज कर लो। कवर पेज ऑफ मैगजीन, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, मैगजीन्स व्यू। सर फिर से मैगजीन के साथ एपोस्ट्रोफिस आ गया, लेकिन अब आप पढ़ के ध्यान से देखो, यहां पर हमने बात की थी कि मैगजीन का कवर पेज, लेकिन यहां पर हम किसकी बातें कर रहे हैं? यहां पर हमने बात की है मैगजीन का व्यू। व्हाट डज इट मीन? क्या किसी नॉन लिविंग थिंग का अपना व्यू हो सकता है क्या? मैं कहूं कि ये जो मार्कर है इसका अपना कोई व्यू पॉइंट है, इसके अपने कुछ ओपिनियंस हैं। कहते हैं कि नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैगजीन का व्यू, मैगजीन के व्यू का मतलब क्या है कि इस मैगजीन का जो ऑथर है, इस मैगजीन का जो राइटर है, उसके व्यू की बात हो रही है। इसका मतलब हमने इसे लिविंग थिंग बनाने की कोशिश की है। एग्जैक्टली मैगजीन का तो अपना इंडिविजुअल पर्टिकुलर कुछ व्यू तो हो नहीं सकता है, हम इसके पीछे इसके ऑथर की बात करना चाहते हैं। मैगजीन का व्यू मतलब मैगजीन के ऑथर का। इट मीन्स व्हाट कि इस नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग थिंग बनाने की कोशिश की है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मैगजीन को क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो जब आप मैगजीन को पर्सोनिफाई कर दिया, तब उसके साथ आपको यह पढ़ना है कि एपोस्ट्रोफिस और एस एपोस्ट्रोफ कैन बी यूज्ड विद अ पर्सोनिफाइड थिंग। तो क्या ये करेक्ट होगा? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर मैगजीन क्या हो गया? पर्सोनिफाइड हो गया। इज इट क्लियर? और भी एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखो। अगर ये कहा जाए कोर्ट्स वॉल, जो कोर्ट है, कोर्ट की दीवार, तो सर कोर्ट की दीवार, कोर्ट तो सर पूरी तरह से एक नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या सर हम इसके साथ एपोस्ट्रोफिस यूज करेंगे? कहता है बिल्कुल भी नहीं। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं हो सकता। तो सर ये गलत है, 100% ये होंगे, ये गलत हो गया। सर फिर इसका करेक्शन क्या करेंगे हम? तो एक काम करते हैं, इसमें ये क्या है, सॉरी ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग, उठाओ ऑफ का यूज। ऑफ का यूज तो जा सकता है, क्या करेंगे हम? वॉल ऑफ कोर्ट, दिस इज द करेक्शन। लेकिन वही अगर मैंने आपसे ये कह दिया होता कोर्ट्स ऑर्डर, तो कोर्ट इज नथिंग बट अ बिल्डिंग। कोर्ट क्या एक बिल्डिंग है, लेकिन क्या बिल्डिंग आदेश दे सकती है? कोर्ट्स ऑर्डर बिल्डिंग आदेश कर सकती है क्या बच्चों? सर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है? भाषा है नहीं भाई, आप समझ लें इस बात को, लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज से नहीं बने हैं, लैंग्वेज हमसे बनी है ना। हमने कहा कि कोर्ट का आदेश आया है, तो ये अंडरस्टूड सी बात हो गई कि नहीं कि कोर्ट का आदेश मतलब बिल्डिंग ने आदेश नहीं की होगी, किसने आदेश की होगी? ये कोर्ट में बैठे हुए जज का आदेश है। तो यहां पर हमने फिर से इस कोर्ट का आदेश के पीछे मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोर्ट में बैठे हुए जज का, मतलब हम इसे लिविंग थिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट का आदेश मतलब कोर्ट में बैठे हुए जज का आदेश, मतलब कि यहां पर फिर से कोर्ट क्या हो गया? पर्सोनिफाइड हो गया। यहां पर फिर से क्या हो गया? ये पर्सोनिफाइड हो गया। तो जैसे ये पर्सोनिफाइड हो गया, पर्सोनिफाइड थिंग के साथ कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एपोस्ट्रोफिस का यूज लिविंग थिंग के साथ हो सकता है, पर्सोनिफाइड थिंग के साथ हो सकता है, कंसेक्यूटिव यूज नहीं हो सकता है, कंपाउंड नाउन के साथ हो सकता है, और ऑफ का यूज कहां कहां पे हो सकता है? जहां पे आप कह सकते हो कि कंसेक्यूटिव यूज हो, वहां पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिविंग थिंग के साथ कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग के साथ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी यूसेज है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्रीम चीज़ है। आप पेपर उठाओ, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वो बहुत मजा आने वाला है। चलो बच्चों एक काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, फाइन, ताकि आपको समझ आए कि इनका एप्लीकेशन कैसे होता है। ओके चलो कुछ और भी पॉइंट्स हम देखते हैं एपोस्ट्रोफिस का। इसका यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज विद द नेम ऑफ अ कंट्री। किसी भी एक कंट्री के नाम के साथ यूज कर सकते हो। कंट्री के नेम के साथ हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। जैसे
इंडियाज प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। इंडिया एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के साथ हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। भारत की समस्या हमने कहा अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की विदेश नीति। सर एपोस्ट्रोफिस किसके साथ आया है? अमेरिका कंट्री का नाम है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान डबल फेस, यही होता है, ये तो खैर सबको पता ही है। पाकिस्तान डबल फेस, पाकिस्तान की दो चेहरे। तो आप कंट्री के नाम के साथ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे की बात हम देखते हैं बच्चों कि एपोस्ट्रोफिस और एस एपोस्ट्रोफ कैन बी यूज्ड विद टाइम एंड मेजरमेंट। दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी टाइम के साथ, टाइम एक्सप्रेशन हो, ठीक है, किसी टाइम के साथ या किसी भी एक मेजरमेंट के साथ आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। टाइम सर कौन सा, जैसे 2 बजे नहीं, टाइम किस तरीके से आप समझे इसको। और अक्सर आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, चाहे अपनी जुबान पे भी आपकी होगा, आपने देखा जरूर होगा। मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। फाइन। तो जैसे टुडे, टुडे क्या होता है, टाइम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। तो अगर मुझे कहना है जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है, हम कह सकते हैं अभी 3:15 मेरे ख्याल से, हाँ 3:15 हो रहा है। तो हमने कहा कि सर आज अभी आईपीएल चल रहा है, हमने कहा आज का मैच। तो आज टुडे, और मुझे किसका सेंस देना है बच्चों? काके की का सेंस देना है। तो काके का सेंस देना है तो सर टुडे तो टाइम है, क्या टाइम के साथ यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया पहले यहां पर टुडे, आज। काके का सेंस देना है सर, लास्ट में एस नहीं है, क्या करना चाहिए? एपोस्ट्रोफिस। टुडेज मैच, आज का मैच, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे कहना है सर कल की क्लास, तो कल क्या है? कल भी क्या है? एक टाइम का यूनिट होता है। तो हमने कहा टुमारोज क्लास, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कल का प्लान, जो हमने कल बनाया था, कल का प्लान, तो बीते हुए कल का क्या हो जाएगा? यस्टरडे। काके का सेंस देना है, यस्टरडेज प्लान। मुझे कहना है सर 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर, तो सर 1 किलोमीटर तो टाइम नहीं है लेकिन मेजरमेंट तो है। तो हमने कहा 1 किलोमीटर्स। क्यों किया? क्योंकि लास्ट में एस नहीं है, एपोस्ट्रोफिस। डिस्टेंस। मुझे कहना है सर 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर कैसे लिखेंगे सर? हमने लिख दिया 5 किलोमीटर्स, क्योंकि 5 किलोमीटर तो नहीं होगा, 5 किलोमीटर्स है ना। अब काके का सेंस देना हो तो लास्ट में क्या आ गया सर? एस। क्या करना चाहिए? ओनली एपोस्ट्रोफिस, ओनली एपोस्ट्रोफ। 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, 5 किलोमीटर की दूरी। तो एपोस्ट्रोफिस का यूज या एस एपोस्ट्रोफिस का यूज, एस एपोस्ट्रोफ का यूज हम कंट्री के नाम के साथ भी कर सकते हैं, और हम किसके साथ कर सकते हैं? किसी टाइम या फिर किसी मेजरमेंट के साथ कर सकते हैं। नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। फाइन। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा। आप कोशिश करो बच्चे कि आप वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। ये जितनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसे ईमानदारी से पढ़ के जाओ, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं अपने बच्चों से, अगर आप इसे ईमानदारी से करके जाओ तो पेपर में आपके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इनसे बाहर नहीं आते हैं। अभी 1-2 पॉइंट और भी है जो कि मैं क्लियर करके तब ये टॉपिक क्लोज करूंगा। फाइन। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अगर आप सारी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख पा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि अगर आप यहां तक वीडियो पहुंच चुके हो तो नाउन केस में आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से ये वीडियो देखी है तो किसी भी लेवल का, चाहे आप DSSB PRT का पेपर उठा लो, MTS का, चाहे CGL उठा लो, चाहे NDA उठा लो, चाहे CDS उठा लो, कोई सा भी लेवल का पेपर ले लो, यहां से क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा।
फाइन। एक और पॉइंट हम देखते हैं, देखो जी, मैं लिख रहा हूं यहां पर somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, हम यूज करते हैं अननोन सब्जेक्ट के लिए। ये क्या होते हैं, अननोन सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोग को मीनिंग पता ही होगी, somebody कोई, anybody someone कोई एक, anyone anybody, फाइन। और मुझे कहना है किसी का, मैं कहूं कि किसी की किताब या फिर यहां पर छूट गई है, किसी की कार चोरी कर ली गई है, ठीक है। देखो समवन, तो सर ये तो समवन आ गया, का कई का सेंस देना है, कोई इशू नहीं है, एक ही तो बात बताइए। एंड का लेटर देखो ऐसा है क्या, नो सर, क्या करना चाहिए, एपोस्ट्रोफिस। किसी की, समवन्स कार हैज बीन स्टॉलन, बिल्कुल ठीक है सर, समवन के साथ आ सकता है, 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूज करना है, आप करो somebody's, someone's, anybody's, anyone's, nobody's, no one's. This is absolutely correct. क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंस अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आप लो लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। अगर आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हो तो देखो, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, यहां पर सारे बच्चे देखेंगे। एल्स का मतलब होता है एल्स का मतलब होता है अन्य या और। अब आप देखो, हमने कहा somebody कोई व्यक्ति, मुझे कहना है कि कोई और व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, तो कोई अन्य व्यक्ति की इंग्लिश क्या होगी, someone else। मैं ये भी लिख सकता हूं somebody else, anyone else, anybody else, no one else, और क्या हो सकता है, nobody else। भाई कोई इशू नहीं है, ध्यान समझना, माइन्यूट है काफी। मैंने कहा किसी का, somebody's, किसी एक का, someone सबने कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि किसी और का, तो नॉर्मली अगर someone somebody के साथ else नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफिस का यूज somebody, someone, anyone, anybody के साथ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर somebody, anybody, someone के साथ else वर्ड आ जाए तो फिर अब आप ध्यान से देखो, अब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो someone's else, कहते हैं कि ये लिखना गलत हो गया, तब एपोस्ट्रोफिस else को दिया जाता है। जब else नहीं है तब हम someone, somebody के साथ एपोस्ट्रोफिस का यूज करेंगे। जैसे ही else वर्ड आ जाए तो एपोस्ट्रोफिस हम else को देंगे और किसी को नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब कि सर ये लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, someone else's, ये क्या हो जाएगा बच्चों, somebody else's, anyone else's, anybody else's, no one else's, nobody else's. These are correct one. कभी भी आप else अगर आ जाए तो हम somebody या someone के साथ भूल के भी एपोस्ट्रोफिस या फिर एस एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। अगर गलती से भी कर दिया तो समझो कि वो सेंटेंस रॉन्ग है। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया नाउन केस। अगर आपको ये सारी बात समझ आई है तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अब विद स्माइल सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारे के सारे।
और बच्चों मैं ये कहूँगा कि हाँ, आज ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख पाए हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। और देखो, टीचर कोई होता है ना, मेहनत करता है। योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपका जो कमेंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो teachers. So you just try to give your feedback, your comment in the comment box. We do read all those comments. Fine. तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखो अपना और चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।